नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। बचाओ एजुटेक पर मैं गोविंद सोने आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग हिंदी लोक भारती के अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा है। भारतवर्ष में अनेक अनेक प्रांत हैं और इस अलग अलग प्रांतों में अनेक अनेक भाषाएं हैं। इन सभी भाषाओं को जोड़ने का काम राष्ट्रभाषा के तौर पर हिंदी कर रही है। पूरे भारतवर्ष की एकता को बनाए रखने में हिंदी का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा है। हम भी कोशिश करें कि राष्ट्रभाषा हिंदी को अच्छी तरह से बोले, पढ़े और लिखे। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इस पाठ्य पुस्तक के, जो कि आपके पर्दे पर दिख रहा होगा, हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा के पहले पद्य की तरफ आज हम बढ़ रहे हैं। इस पहले पद्य की पहली इकाई है, इस पाठ्य पुस्तक की पहली इकाई। इस पहली इकाई में पहला काव्य है चांदनी रात। पाठ्यक्रम के पहली इकाई के पहला पद्य का नाम है चांदनी रात। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने मानवीय संवेदनाओं का बहुत सुंदर वर्णन अपने काव्यों के माध्यम से किया है। गुप्त जी की काव्यों में भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावना का दर्शन होता है। मैथिली शरण गुप्त जी ने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों के संबंध में बहुत सुंदर काव्य रचनाएं की है। प्रस्तुत जो काव्य है वो उनके पंचवटी नामक काव्य का एक छोटा अंश है। इनकी बहुत सुंदर रचना है पंचवटी की, और उसके कुछ अंश इस चांदनी रात में आए हैं। इस पूरे काव्य में आप देखेंगे कि प्रकृति के, विशेषतः चांदनी रात के सुंदर रूप का वर्णन इन्होंने किया है। तो चलिए हम लोग इस काव्य को पढ़ते भी हैं और पढ़ते पढ़ते उसको समझने की चेष्टा करते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। मित्रों, एक बात आपको बता दूं, हम लोग दो दो चार चार पंक्तियों का अर्थ पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। इस कविता के चरणों को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। यहां पर जो कठिन शब्द आते हैं तो इस काव्य के अंत में उस कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको लिख कर दूंगा। साथ ही साथ आप उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए और ठीक तरह से याद भी कीजिए, क्योंकि जितने ज्यादा शब्द हम लोग समझेंगे उतनी अच्छी कविताएं हमारे समझ में आती है, और आगे चलकर उन शब्दों के माध्यम से हम लोग संवाद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो दोबारा इन पंक्तियों पर आते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर में। अब देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें। भारतवर्ष में या दुनिया भर में चंद्रमा इतना सुंदर होता है
कि उसको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। विशेष तौर पर यदि आप देखेंगे कि चारों तरफ इस चंद्र की सुंदर किरणें जो है वो जल और थल में, जल मतलब पानी, थल मतलब भूमि, इसकी सुंदर सुंदर किरणें इस पृथ्वी पर, इस जल पर खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है, ऐसे लग रहा है मानो चारों तरफ स्वच्छ सुंदर चांदनी का प्रकाश फैल रहा है। कहां? अवनी और अंबर में। अवनी का मतलब है पृथ्वी, भूमि, अंबर मतलब आकाश। चांदनी रात में जब भी हम आकाश की ओर देखते हैं तो वहां सुंदर चंद्र, अर्थात जिसे हम चंदा मामा कहते हैं, वो बड़ा ही सुंदर नजर आता है, बड़ा ही शोभायमान नजर आता है। उसकी जो किरणें होती है, चांदी की जैसी सुंदर किरणें जो होती है, वो झिलमिल करती हुई, एक दूसरे से लड़ती हुई, एक दूसरे से खेलती हुई, अटखलियां करते हुई वो क्या कर रही है, इस धरा पर आ रही है। और कैसे खेल रही है? वो जल के साथ भी खेल रही है, पानी के साथ भी खेल रही है और भूमि पर भी खेल रही है। चंद्रमा का सुंदर पवित्र प्रकाश पूरे पृथ्वी पर, पूरी भूमि पर और पूरे आकाश में ऐसे फैल रहा है मानो वो अपने आनंद को, अपने मोद को प्रकट कर रहा है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इस प्रकार सुंदर 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 यह चंद्रमा जो है वो चारों तरफ अपनी सुंदर चांदनी अर्थात सुंदर प्रकाश फैला रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब आनंदित होना। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब हरियाली, तृण मतलब घास, नोक मतलब उसका अगला हिस्सा, घास का अगला हिस्सा जो नुकीला होता है। मानो झूम रहे हैं तरु भी, तरु का मतलब होता है पेड़, मंद पवन के झोंकों से। देखो, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से, मंद पवन के झोंकों से। इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी भूमि पर इतना अधिक प्रसन्न वातावरण तैयार हो गया है कि उसको देखकर हम लोग अत्यंत, इस भूमि के उस आनंद को देखते ही पूरी तरह चारों तरफ एक प्रसन्नता, एक उत्साह भरा गया है। और यह प्रसन्नता जो है इस भूमि पर, इस धरा पर, इस अवनी पर जो घास उगी है हरी हरी, उसके जो नोक है, अगले हिस्से है, वो हिलडुल रहे हैं मानो वो अपनी प्रसन्नता प्रकट करें। जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे किलकारियां मारते हैं, उसी प्रकार मानो ये घास, हरी भरी घास अपने आनंद को प्रकट कर रही है। मंद पवन के झोंकों से, पवन का मतलब है हवा, मंद पवन के झोंकों से ये जो तरु है, ये जो पेड़ है, ये जो वृक्ष है, बहुत ही आनंदित झूम रहे हैं और अपनी खुशी प्रकट कर रहे हैं। पूरी धरती एक तरह से सुंदर प्रसन्नता का वातावरण तैयार कर रही है और एक आनंद की स्थिति तैयार हो गई है। आगे बढ़ते हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। देखो कितनी सुंदरता है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या निस्तब्ध मतलब बिल्कुल शांतता, स्तब्धता। निशा का मतलब होता है रात। है स्वच्छ सुगंध, हौले हौले से, गंध सुगंध, निरानंद, ऐसी कौन सी दिशा है जिसको आनंद नहीं है। कवि मैथिली शरण गुप्त जी हमें कह रहे हैं,
कि ये जो रात्रि है जिसने स्वच्छ प्रकाश चारों ओर फैलाया है, उसमें एक बहुत ही सुंदर पूरी धरा को, पूरी भूमि को प्रकाशित कर दिया है, निर्मल प्रकाश से उसे भर दिया है। रात कितनी शांत है, बिल्कुल शांत, कहीं किसी और का कोई भी स्वर या आवाज नहीं, बिल्कुल शांत। चारों तरफ बिल्कुल स्वच्छंद रूप से, हौले हौले से, मंद मंद सुगंध भरी हुई है। एक तरह से सुंदर वातावरण है, हौले हौले से मंद मंद सुगंध जो है वो सुगंध ऐसे चारों तरफ फैल गई है। कोई दिशा ऐसी नहीं रही है जिसको आनंद न हुआ हो या जिस ओर आनंद हो। चारों तरफ केवल आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है। जहां देखे वहां केवल आनंद ही आनंद है। इतना सुंदर प्रकृति का दृश्य कवि ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं। बंद नहीं अब भी चलते, बंद नहीं अब भी चलती नियति नटी के कार्यकलाप। नटी मतलब अभिनेत्री, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। गुप्त जी कहते हैं, यदि रात हो गई है लेकिन गतिविधि जो हलचल है वो बंद नहीं हुई है। रात्र नाम की जो नटी है, जो अभिनेत्री है, वो अपने निश्चित तरीके से उन कामों को कर ही रही है। बहुत सुंदर तरीके से उसके काम चल ही रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है, हर एक चीज में उसे अपने काम करने का ढंग चल रहा है। लेकिन कैसे? बिल्कुल शांत, एकांत, कहीं कोई कोलाहल नहीं, कोई आवाज नहीं, चुपचाप ये नियति नटी अपने कार्यों को, अपने कामों को कर रही है। कहीं कोई किसी प्रकार की गतिविधि नजर नहीं आती है, लेकिन काम चल रहे हैं। है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। ये जो वसुंधरा है, ये जो भूमि है, ये जो धरती है, ये चारों तरफ फसल जो होती है उस पर एक तरह से चांद और तारों के रूप में मोती बिखेर रहा है, मोती बरस रहा है। इस भूमि और आकाश में चांद और तारे के रूप में ये मोती मानो इस प्रकृति ने, इस नेचर ने पूरी तरह बिखेर दिए हैं। और इस सुंदर दृश्य में और सुंदरता आती है जब सवेरा होता है, सुबह होती है, और जब सूर्य की किरणें इन मोतियों को अपने साथ लेकर जाती है। जैसे ही सुबह हो जाता है, सुबह होते ही आकाश में जो चंद्र और तारे होते हैं वो वहां से गायब हो जाते हैं। ये रात के इन मोतियों को, एक चंद्र और तारे के मोतियों को मानो सुबह होते ही रवि अर्थात सूर्य अपने प्रकाश के साथ उन्हें गायब कर देता है। कितनी सुंदरता भरी हुई है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु जिससे उसका क्या नया रूप छलकता है।
मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकृति के इस सुंदर रूप को चारों तरफ बिखेर दिया है। कितना सुंदर दृश्य है, कितनी सुंदर शब्द है। एक एक शब्द मन के भावों को, हृदय को पुलकित करता है, आनंदित करता है। जिस प्रकार सुबह होने के साथ सूर्य, चंद्र और तारों को अपने साथ लेकर उसे विश्राम देता है, उसे लुप्त कर देता है, उसे गायब कर देता है, वहीं पर सूर्य जब विश्राम करने के लिए संध्या समय अपने धाम जाता है, अपने घर जाता है, तो उस वक्त ये सब मोती, चांद और तारे रूपी मोती इस संध्या को मानो ये सूर्य, मानो ये दिनकर, मानो ये रवि सौंप जाता है कि लीजिए ये मोती है, इसे संभाल कर रखो। शाम होने के बाद, इसका मतलब ही ये होता है कि शाम होने के बाद चांद और तारे आकाश में फिर चमकने लगते हैं और चारों तरफ पुनः मोतियों की लड़ी लगी है, चारों तरफ मोती बिखेरे हुए हैं। ऐसा एहसास, ऐसा आभास हमें होने लगता है। जब भी हम रात्रि की उस कल्पना में जाते हैं, उस कल्पना को प्रत्यक्ष तौर पर देखते हैं, उस काले काले रंग में ये चंद्र और तारे मानो उस रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं और रात्रि को एक नया रूप प्रदान करते हैं। रात्रि जो काली नहीं है, बिल्कुल सुंदर है। जो हम लोग उस दृश्य को देखते हैं, उस रात्रि को देखते हैं, तो रात काली होती है, लेकिन इस कालीमा में सुंदरता मोती और तारे के रूप में सूर्य जाते ही चंद्र और तारे उसको, उस रात्रि को और सुंदर बना देते हैं। मतलब प्रकृति रात में भी कितनी सुंदर है और चांदनी रात कितनी प्रभावित करती है कवि के मन को। कवि क्या, हम लोग भी जब रात्रि में इस प्रकार चंद्र और तारों को देखते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं, उसकी सुंदरता को देखने लगते हैं। पंचवटी की छाया में है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीरे धीरे निर्भीक मना। पंचवटी की छाया, पंचवटी जहां 5 बरगद के पेड़ इकट्ठा हो जाते हैं उसे कहते हैं पंचवटी। रामायण का प्रसंग हम सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी पंचवटी में, नासिक में रहते थे। पंचवटी में यहां पर एक सुंदर कुटिया लक्ष्मण जी ने बनाया थी। इस सुंदर 5 वट वृक्षों के नीचे, उस 5 बड़ की छाया के नीचे, छांव के नीचे घास फूस और पत्तों से बनी हुई सुंदर कुटिया, सुंदर झोपड़ी बनाई गई है। उसके सामने एक सुंदर शिला है। शिला का मतलब है पत्थर का बड़ा टुकड़ा। उस शिला पर एक दृढ़ मन वाला निडर योद्धा मानो सजग है, सावधान है, सचेत है। रात में जब भी प्रभु श्री राम और माता जानकी विश्राम करते थे, तो उस वक्त ऐसा माना जाता है लक्ष्मण जी हाथ में धनुष लेकर इस शिला पर, इस पत्थर पर चारों तरफ पहरा देते थे, उस कुटिया की रक्षा करते थे। उसी विचार से हम लोग देखिए कि सुंदर पर्णकुटी में हमारे मन को भी एक संयमित जीवन जीना चाहिए। एक दृढ़ मन, पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना है, और यही सुंदरता कवि ने इन रात्र की रूप में प्रकट की है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जो धनुर्धर हाथ में धनुष लेकर चलता है, उस
धनुष को अपनी सुंदरता धारण किए हुए जो धनुर्धर जिसके हाथ में धनुष है, उस धनुष को सुंदरता के साथ बनाए रखता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सो जाता है। पूरी दुनिया सो जाती है लेकिन ये धनुर्धर जागते रहता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कुसुमायुध अर्थात जिसे हम कहते हैं कामदेव। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये जीवन के 4 सूत्र माने जाते हैं। काम संयमित होना चाहिए। कामदेव सा ये लग रहा है। गुप्त जी ने कहा है सारी दुनिया, पूरा विश्व, पूरा संसार सो रहा है, लेकिन कौन धनुर्धर है जो रात्रि में जाग रहा है? ऐसा एक ही धनुर्धर है। ये कामदेव सा लगता है, भोगी है, गृहस्थी है, लेकिन ऐसे लगता है मानो कोई सन्यासी हो। प्रकृति की इस सुंदरता को कवि ने कहा है कि चारों तरफ ये सुंदर रात में, पंचवटी की छाया में पूरी दुनिया जब पूरी तरह सो गई है, ऐसे वक्त में ये कौन धनुर्धर है जो रात भर जाग रहा है? ये गृहस्थी लग रहा है, कामदेव सा लगता है, लेकिन है सन्यासी है, और वो हमारे सामने नजर आता है। कवि ने इस सुंदर रात्रि का बहुत सुंदर वर्णन किया है। मित्रों, अब इस कविता को समझने के बाद इसके कठिन शब्दों को भी देख लेते हैं, जैसे कि आपके पर्दे पर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तृण है, निस्तब्ध है, सुमंद है, निरानंद, नियति है, कार्यकलाप है, विरामदायिनी, शाम, धीर वीर मन है, निर्भीक निडर मन है, धनुर्धर है, भुवन है, कुसुमायुध है, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है वो। तो मित्रों, इस प्रकार ये सब कठिन शब्द के अर्थ भी आप अपने कापी में लिख लें। आज इस कविता को दोबारा 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर आप उसके आनंद को और समझेंगे। फिलहाल आज के लिए हम लोग यहाँ पर विश्राम करते हैं, पुनः मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हो।